सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, चारों सूबाई गवर्नर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वुज़रा और वकला भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ताल्लुक जनाब बलूचिस्तान किला के पिशीन से है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। चीफ जस्टिस साहब के वालिद का शुमार बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आ तो गए हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त उनके लिए किस हद तक मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं। और साथ साथ बंदियाल साहब जो कि अब एक्स चीफ जस्टिस हो चुके हैं, उनका दौर किस तरह का रहा, क्या मामलात रहेंगे, इन तमाम चीजों पर आज बात कर। साथ कुछ सियासी मामलात भी हैं। यकायक देखने में आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर और नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी कर रही है। अगर एक महीने पहले की बात की जाए तो ये इत्तेहादी थे, हुकूमत चला रहे थे और कोलेशन हुकूमत तो थी, लेकिन आप कैबिनेट की अगर बात करते हैं, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है। कोई भी चीज, चाहे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, कोई चीज दरामद करनी हो, बरामद करनी हो, उसकी मंजूरी अगर कैबिनेट देती है तो वहां पर सबकी नुमाइंदगी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि शायद ये जिम्मेदारी कोई नहीं उठा पा रहा और फिर 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौकिफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी आइन की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खम ठोक कर सामने आ जाती है कि जनाब आइन पर अमल दरामद होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ही इस वक्त 90 रोज के अंदर इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। बाकी जमातें जो हैं वो थोड़ा लैतो लाल का मुजाहरा भी करें। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर कानून हसन रजा पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आगे चल के जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? नदीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, पहले मैं आज जरा टॉक ऑफ द टाउन जो पहले खबर है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा इख्तलाफात की भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब आ गए, काजी फायज ईसा साहब। सर, ये जब ये अपने ओहदे का हल्फ इन्होंने उठा लिया, आने वाला वक्त क्या लगता है आपको किस तरह का होगा, कितने चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए और बड़े क्राइसिस के बाद आज उनको परवरदिगार ने ये मौका दिया है और मेरे ख्याल में अच्छे कॉम्पिटेंट जज हैं और उम्मीद है मुझे कि वो अपने जाती गुस्सा या जाती चीज़ों के सारी हिस्ट्री है उनके साथ बड़ी ज्यादतियाँ भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस ओहदे के, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको इस जिम्मेदारी में सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा बंदियाल साहब का दौर किस तरह से देखते हैं, मतलब आपकी क्या? सर, सच्ची बात है, मेरा बंदियाल साहब से हमारे जिम्मेदार घराने से उनका तल्लुक है और मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन मायूसी हुई है उनके दौर से। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, किस फैसले से आपको मायूसी हुई है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो बंदा जुडिशियल रिफॉर्म्स ना करवा सके, जो बंदा जुडिशरी में तब्दीलियां ना ला सके, सबसे पहले एक एनर्जेटिक तरीके के साथ, वो मैं तो उनको फेल ही समझूंगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज जितनी मर्जी तब्दीलियां ला सकता है, वो कानून साजी करवा सकता है पार्लियामान से, वो बैठ के वकला के जरिए, अपने जजेस के जरिए जितनी तब्दीलियां ला, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि इदारा के अंदर रिफॉर्म्स करना, और अगर इदारे के अंदर रिफॉर्म्स नहीं, उसको बैलेंस देने उनके लिए। अगर इदारे के अंदर रिफॉर्म अगर इदारे के अंदर नहीं होती
हूँ कि वो उनका कोई हाल नहीं। आपको लगता है सर उनके दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिवाइड भी हुई है, जजेस साहब डिवाइड भी हुए? बहुत ज्यादा डिवीजन हुई है उनके अंदर। उनके दौर को किसी तरीके से भी मैं एक अच्छा दौर नहीं कह सकता। अच्छा सर, फिर ये अगर मैं थोड़ा सियासी मामलात की बात करूंगा, फिर हमारे साथ पार्लियामान के ऊपर भी उनका देखे ना, पार्लियामान की कानून साजी को स्ट्राइक डाउन करना और आखिरी दिन करना। अच्छा। जब पार्लियामान वजूद में ना हो तो पार्लियामान एक इदारा है जिसका काम ही कानून साजी करना है, आप उसके बुनियादी काम से उसको रोकते हैं, तो ये कहाँ की अच्छी सोच। नैब कवानीन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो उन्होंने कलअदम करार दिया, आप समझते हैं? मैं कहता हूँ जी नैब कवानीन हो, उससे पहले उनकी जो प्रोसीजरल चीजें आई हैं, जो जिसके ऊपर पार्लियामान ने कानून साजी की और जिनके ऊपर उन्होंने स्टे दे दिया और कुछ रिजेक्ट किए हैं, और सबसे बढ़ के कि सुप्रीम कोर्ट को आपस में डिवाइड करना भी कोई अच्छी बात है। तो सर कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी हमदर्दियां थी शायद किसी सियासी जमात है, आपको भी ऐसा ही लगता है? सर ये मैं नहीं कहता, इसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं देता क्योंकि आप वो चले गए। अच्छा, लेकिन आपका ख्याल है या नहीं है? कमेंट ना करें। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में तो सर है, ऐसी बात बिल्कुल है। अच्छा, कि उनको जो है ना वो किसी सूरत में, मैं उनके दौर को आइडियल नहीं कह सकता, और उनका ये जो 3 बातें आपने गिनवाई हैं जो मैंने भी, इससे बढ़कर और क्या ज्यादती हो सकती है। अच्छा सर, मैं कुछ आपसे डिस्कस भी करूंगा ये पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान क्या हुआ है, लेकिन सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा अगर आप इजाजत दें। पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब सर बताइएगा, सबसे पहले काजी साहब ने, अब जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो चुके हैं, आने वाला वक्त फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर उन्होंने फुल कोड बना दिया है, पहले ही केस फुल कोड बना दिया गया है, कैसे देखते हैं सर सारे मामले को? हाँ बिल्कुल, पहला केस ही फुल कोर्ट, लेकिन इसमें उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया या कोई दिखावा नहीं है, ये रिक्वायरमेंट थी। जब आपको याद होगा कि जब प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना, पार्लियामान ने उसकी मंजूरी दे दी, और जब सदर मुमलिकत के पास वो गया एंडोर्स होने के लिए, तो उस दौरान उसी दौरान ही एक बेंच बना के तो उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि अभी तक इसी तरह अंडर सस्पेंशन है। तो लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मोहतरम काजी फाइज साहब उस दिन से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने चैम्बर वर्क किया, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही फरमाया कि चूंकि पार्लियामान ने एक एक्ट बना दिया है और जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है उस वक्त तक मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनता, और मैं यही तस्वर करूंगा कि कोई गैर कानूनी बेंच होगा। तो वो चले आ रहे थे इसी तरह। अब ये है कि एक तरफ उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लिहाजा 3 रुकनी कमेटी की सूरत में वो नहीं बना सकते बेंचेस, और अगर सिर्फ चीफ जस्टिस बनाएगा तो फिर इनके लिए एक प्रॉब्लम होनी है कि स्टे हुआ था, एक बेंच ने 8 मेंबर जो बेंच है उसने स्टे किया हुआ था, तो ये इन्होंने किस तरह कर दिया। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन किया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि फुल बेंच बैठे। पाशा साहब कौन-कौन से केसेस ऐसे हैं, अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, आप जाहिर सी बात है माहिर कानून है, एक तवील नजर है आपकी, आपका एक एक्सपीरियंस भी है, कौन-कौन से केसेस ऐसे हैं? क्योंकि हमने पिछले 6 महीने या 1 साल के दौरान हमने देखा कि जजेस डिवाइड हुए, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हुआ, जजेस की राय बाकायदा तौर पर निकलकर सामने आती है, वो फैसले का हिस्सा बनते हैं। अगर अब मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं कौन-कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि थोड़ा अब उनके लिए चैलेंजिंग होंगे? देखिए, सबसे पहला जो केस है वो तो यही है जिसको उन्होंने टेक अप किया है, और आप देखिए चैलेंज के तौर पे उन्होंने लिया है, बड़ी अच्छी बात है, और ये बड़ी दलेरी के साथ फैसला करते हैं और विदाउट फियर एंड फेवर करते हैं। दूसरा जो सबसे अहम केस होगा, मैं समझता हूँ कि इनको फौरी बाद ये सुनना पड़ेगा, वो है 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ पिटीशन आई हुई हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, और अभी तक वो नहीं हो रहे, कोई डेट अनाउंस नहीं कर पा रहा, कोई कहता है प्रेसिडेंट ने करना है, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बहरहाल एक तो ये बड़ा अहम है, और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम उनके लिए होगा वो होगा आर्मी कोर्ट्स के हवाले से कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसको अधूरा छोड़ के चले गए। और चौथा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि इसमें भी इनकी वो चाहिए होगी, इनको मतलब कि इन्होंने जो उसको कंसिडर करना है
वो है उसका जी वो मेरा अच्छा ख्याल है। मैं सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। ये बताइएगा सर, माजी में अगर देखा जाए तो चाहे जितनी भी हुकूमतें रही हैं, अभी मैं पिछले 3-4 साल की बात कर रहा हूं, उसमें सियासी जमातों को इनसे परेशानी वगैरह थी, मतलब नाराज थे फैसलों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अगर फैजाबाद धरने की बात की जाए, उन्होंने पीटीआई वाले तो रेफरेंस ही लेकर आ गए थे। तो सर अब आपको लगता है कि जो पिछले 6-8 महीने में जो सूरत हाल बहुत ज्यादा आप समझ समातों के हवाले से, रिमार्क्स के हवाले से मीडिया की जीनत बनती रही है, आने वाला दौर भी इसी तरह का होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं कि इस वक्त अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.25 साल से चंद मखसूस जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बनता था और मर्जी का फैसला हो जाता था। ये एक अमूमी तासुर है और आप भी कई दफा ये बात कर चुके हैं, बाकी भी एंकर पर्सन बात कर चुके हैं। और जब पब्लिक में ये बात होती है तो यकीनन ये सोच कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही होती है, तभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, अगर आप इजाजत दें सर। मैं जी कि इनको बेंच अब बनाना पड़ेंगे बैलेंस रख के, ठीक है, तमाम जजेस को शामिल करके बैलेंस रखेंगे, बैलेंस करके तो चलना बेहतर होगा इदारे के लिए। ठीक है सर, चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ते हैं। नदीम साहब, सर ये क्या हुआ है, ये मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इतनी लफ्जी गोलाबारी क्यों हो रही है? एक तरफ से कहा जाता है अगर भुट्टो जिंदा होता, वो अजीब किस्म के कॉमेंट्स आ रहे हैं। खैर उन्होंने माजरत तो कर ली अपने कॉमेंट पे, लेकिन अभी भी मैंने अपने मोन्टाज में आपको सुनवाया था, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि जनाब एक जमात हमारे इत्तेहादिया वाले से ऐसे हैं कि जब वो मुश्किल हालात में होते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं, अगर मुश्किल हालात से निकलते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं। ये हुआ क्या 1 महीने के अंदर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारी कोई गोलाबारी नहीं हो रही। अच्छा, हम इस पे मोहब्बत हो रही है मांगते हैं या इलेक्शन मांगते हैं, और इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन किसको एतराज करना, किसको एतराज, एतराज किसको है, किस सियासी जमात को है? देखिए, एतराज पे जो सामने आके बोलते हैं, जो बनते हैं ज्यादा इलेक्शन की राह में रुकावट बन रहे हैं, उनको इतराज है। अब इस वक्त तो सामने वो तो ये कह रहे हैं, जिनका जिक्र मेरा ख्याल है कि आप नून लीग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनका कहते हैं कि जनाब एक डिसाइड हो गया था कि नई हल्काबंदियां होंगी, फिर दीगर मामलात होंगे, उसमें टाइम लगेगा। जी, अगर हम इलेक्शन का मुतालबा करें और उसके ऊपर आके वो कहें कि इनका चेयरमैन अभी जो है वो मैच्योर नहीं हुआ, हम सिंध में जा रहे हैं, गुड टू सी यू, भाई आप हमें ताने क्यों देते हैं? आप इलेक्शन का जवाब दें। आपका हालांकि काम नहीं है उनका, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, शाह से ज्यादा शाह का वफादार समझने लगते हैं कि सारे सिस्टम का ठेका उन्होंने उठाया हुआ है। भाई आपका काम नहीं है इलेक्शन करवाना, ना आपका काम है इस मुल्क में कोई, आप हुकूमत में नहीं है इस वक्त। बजाय हुकूमत उनकी है, लेकिन आईनी तौर पे तो वो हुकूमत में नहीं है ना। ठीक है, बाकी जो बाजू मरोड़ पॉलिसी उनके फेवर में जा रही है और जिस तरह उनके लिए किसका बाजू मरोड़ा है सर? आप लोगों का जी बाजू किसका मरोड़ा जा रहा है? देखिए, मुखालफीन की मरोड़ा जाता है और किसका मरोड़ा जाता है? जिनकी शुरू से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेके आज तक जिनकी आदत है बाजू मरोड़ने की, वही मुड़वाया जा रहा है उनसे। नहीं तो उसमें एक होता ना कि एक आप हैं, कोई और भी है। आपको लगता है सिर्फ आप ही लोग हैं या कोई और भी हैं? सर, जो भी उनका मुखालिफ है, उनका ख्याल है कि वो सुबह उठे और उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो और मुकाबले में बैलेट पेपर पे और कोई निशान ना हो सिवाय शेर के। अच्छा, मामला इतना हो गया वैसे? तो यहाँ KPK में मौलाना फजल रहमान के निशान के अलावा, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ हमें किसी पे एतराज नहीं है, अवाम जिसको वोट दे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो और इस वक्त को विलेज काउंसिलें बनवाई जा रही हैं, डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल हो रहे हैं, लोकल बॉडीज के ट्रांसफर पोस्टिंग, इलेक्शन कमीशन भी मैं समझता हूँ उम्मीद है हमें कि आंखें खोलेगा। इस वक्त तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी आंखें बंद की। लेकिन सर अभी जो सूरत-ए-हाल दिख रही है वो ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर बादियों नजर में नजर आ रहा है 90 डेज के अंदर तो नहीं होते हैं। तो सर पीपल्स पार्टी के पास 90 डेज के अंदर तो वो तो टाइम गुजर गया जी, लेकिन अगली डेट का अनाउंस होना चाहिए और कोई आईनी
देखिए आपने जो हल्का बनिया डिलिमिटेशन के ऊपर या जो आपने करनी है उसका कोई टाइम फ्रेम दे दें, इलेक्शन की डेट दे दें ताकि पता नहीं, उसका टाइम फ्रेम तो दिया हुआ, इलेक्शन की डेट उन्होंने नहीं दी अभी तक। इलेक्शन की डेट आएगी तो सारे अबाम खत्म हो जाएंगे, सारे अबाम खत्म हो जाएंगे। और इलेक्शन की डेट नदीम साहब कौन दे सकता है और किसको देनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन दे सकता है जी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो और एक ग्रुप ऑफ गैंग बनता जा रहा है, जो बेनिफिशियरी बनता जा रहा है, और वो अगर खुद अपना सामने आके इलेक्शन कमीशन की जगह भी और हर इदारे का जवाब वो खुद देना चाहे तो अच्छी बात है, देना चाहिए। आ जाए सामने। सदर मुमलिका साहब ने तजवीज दी है, कल को हो सकता है वो अनाउंस भी कर दें, कर सकते हैं वो। जी हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी यही डिमांड है और कोई डिमांड इस इलेक्शन के। और लेट सपोज अगर नहीं होते फरवरी तक, तो पीपल्स पार्टी के पास अदालत में जाने का ऑप्शन है। सर नहीं होंगे तो बहुत सारी ऑप्शन है। हम नहीं होंगे तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुला सकते हैं, नहीं होंगे तो हम पॉलिटिकल कोई अलायंस भी बना सकते हैं, नहीं होंगे तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके भी बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी के पास बहुत सा ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा सर, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, नून लीग हो गई, जेयूआई हो गई, ये भी ऑल पार्टी है जी, ऑल पार्टीज में ऑल पार्टी। तो सर सुने तो सही ना, सवाल तो सुन लें नदीम साहब। अरे सवाल तो सुन लेना, मैं कह रहा हूं ये पार्टीज तो इतना एम्फेसाइज नहीं कर रही ना, सिर्फ पीटीआई कर रही है और पीपल्स पार्टी कर रही है, तो आप दोनों अलायंस कर सकते हैं। पता तो चल जाएगा, एएनपी है, जेयूआई है, फिर सारी पार्टियों का पता चलेगा कौन पार्टी इलेक्शन से भाग रही है। पब्लिक को भी पता चलना चाहिए और क्यों भाग रही, क्या उसको अपने गढ़ की जगह गड़े का डर आ गया। अच्छा सर, पीटीआई के साथ हो सकता है अलायंस? सर किसी पार्टी के भी साथ हो सकता है जो आइन के ऊपर बिलीव करती है, जो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है, जो पार्लियामानी निजाम के ऊपर बिलीव करती है, जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है। इस मुल्क हर पार्टी के साथ हो सकता है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, ये मामला कहीं ना कहीं अब अदालत में जाता हुआ फिलहाल नजर तो आ रहा है। कुछ जमातें हैं जो बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि जनाब 90 डेज के अंदर आपने करना है, हर हाल में करना है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अभी तो डिलिमिटेशंस होंगी, फिर किसी को एतराज ना हो जाए। काजी साहब के सामने अगर ये मामला जाता है तो ये एक मामला होगा बड़ा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। अभी तो ये फैसला नहीं हो पा रहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करनी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आइन कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है और इलेक्शन एक्ट कहता है कि बट वंस यू सेड इन माय प्रोग्राम सर, आपने कहा था कि सदर साहब कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आइन और कानून ऑर्डिनरी लॉ की आपस में कंपैरिजन किया जाए तो फिर आइन ही प्रिवेल करता है। और आइन में क्लियर कट लिखा है आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। ये तो अभी जो प्रेसिडेंट साहब ने जो ये लेटर वगैरह लिखा है और सजेशन दी है, ये तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई मजाक किया है, नीम दिली से उन्होंने ये सारा काम किया है, या उसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए हैं जिस तरह के आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट के बिल्स को साइन ना करने के उन्होंने जवाब बताए और गड़े और साथ माफिया मांगी कि मेरे इस एक्ट से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। तो ये उसी का ही एक तसलसल है जो कि वो एक फरीक को खुश रखते हैं और दूसरे को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन पे दबाव बढ़ा अपनी पार्टी का तो उन्होंने एक खत में सजेशन दे के भेज दिया। हालांकि 4, 6, 7, 8 महीने पहले जब इन्होंने पंजाब असेंबली की इलेक्शन की डेट दी तो उसमें उन्होंने असर्ट किया कि आई हियर बाय अनाउंस सच एंड सच डेट। और अभी मेरा सवाल आपसे यही था कि उसमें तो उन्होंने सजेशन का जिक्र नहीं किया था, उसमें तो उन्होंने अनाउंस कर दी थी। इस वक्त सजेशन की वजह क्या है? क्या ये अभी जो तरमीम की गई है जिसमें सदर मुमलिका साहब ने खुद साइन किए थे, बहुत सारे कवानीन उनको भेजे गए जिसमें साइन किए, कुछ पे नहीं हुए, कुछ पे उन्होंने कहा कि मैंने तो किए ही नहीं, इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। उसमें ये इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी थी जिसमें सदर साहब का इख्तियार शायद ये ले लिया गया था, ऐसा है? देखिए, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 इससे मुतल्लिका है जिसमें पहले ये था कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्ट करके डेट अनाउंस करेंगे। अमेंडमेंट हो गई और अमेंडमेंट में सदर साहब का किरदार खत्म कर दिया गया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
को रखा गया कि वो ही अनाउंस कर सकता है। लेकिन उसको अगर स्टार्ट में देखें तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर कवर दे दिया गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन 48 आर्टिकल 48 सब क्लास 5 है। बहरहाल अभी मैंने इसीलिए दोनों का मुआवजा किया कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये भी एक उन अहम केसेस में से है जिसको जनाब काजी फाइज साहब के लिए इम्तिहान कहा जा रहा है, और इंशाल्लाह उस इम्तिहान से वो सुरखरू होकर निकलेंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आइन के मुताबिक फैसला करना है, कानून के मुताबिक करना है, तो ये आसान काम है। जब आपने और कंसिडरेशंस देखनी है, कोई और मामला देखने हैं, तो फिर वाकई मुश्किल है फैसला। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हसन रजा बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त का एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा वजीद बात करते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, चीफ जस्टिस साहब ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ख्वाजा आसिफ ने एक दफा साहब बोला था कि जब रिस्क जीरो हो जाएगा नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। क्या लगता है सर, रिस्क जीरो हो गया और नए चीफ जस्टिस साहब से क्या तवक्कुआत हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे आज खुशी है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हलफ उठा लिया है। मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस मुनसिफ पर जब तक वो रहते हैं इंसाफ और कानून के मुताबिक अल्लाह ताला उनको हिम्मत और ताकत दे के वो फैसले करे। और सारे पाकिस्तान के रहने वाले लोग भी उनसे यही तवक्को करते हैं कि उनके सामने बहुत बड़े चैलेंज हैं। ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक अंदर का माहौल है, उसमें डिवीजन भी बड़ी नजर आई है। जब जस्टिस बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, बहुत बड़े बड़े केसेस इस वक्त वहाँ काज लिस्ट में मौजूद है या पेंडिंग है, वहाँ उनके फैसले होने हैं जिसमें पाकिस्तान की तारीख पे बड़े गहरे असरात छोड़ने हैं। और सबसे बड़ा काम कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी को मेक श्योर करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करे। फ्री ट्रायल हर आदमी को मिल सके, बिल्कुल हर आदमी के लिए आजादी से उसको कानून के अंदर रहते हुए जो भी उसको अख्तियारात हासिल है वो अपने उसको इस्तेमाल कर सके। सही है। तो ये बड़ी चीज है। मेरी दुआ गो है उनके लिए। हम जाती तौर पे हमारी कोई चॉइस नहीं है किसी के लिए। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये माहौल जरूर आया कि अगर आपके हाथ में फैसला आए तो बड़े खुश होते हैं और आपकी मुखालफत में आप तो बड़े खफा होते हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले यही आइन सिखाता है, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। इसी रास्ते पर अमल दरामद करके पाकिस्तान की आवाम जो है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जाहिर सी बात है यही सुप्रीम कोर्ट यही होती है। लेकिन अगर मैं अभी जो रिटायर होके गए हैं चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब, उनका जिक्र करूं, आपको लगता है कि बातचीत से ऐसा लगता था आप लोगों की हो गई, पीपल्स पार्टी की, कि खास अदावत आप लोगों से थी और कुछ लोगों से खास मोहब्बत थी? आपको लगता है ऐसा है? मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में रहे, चले गए, हिस्ट्री उनको देखेगी। मैं आज तक मेरी आदत नहीं रही कि मैं जब भी कोई आदमी चला जाए तो उसके बारे में मैंने कभी कोई ऐसी बात कमेंट्स करना मुनासिब अपने लिए नहीं समझा। सही है। तो ये हिस्ट्री पे छोड़े, वो देखेगी सर। फिर बंदियाल साहब ने अपना वक्त, ठीक है, लेकिन सर हिस्ट्री के याद रखेगी, पाकिस्तानी तारीख, पाकिस्तानी अवाम के अल्फाज में याद रखेगी, इस पे तो इजहार ख्याल कर सकते हैं ना? नहीं, मैं अभी मैं स्लो थिंकर हूं। मैं अभी इस पर सोचता हूं कि क्या होगा। चलें सर, नहीं करें कमेंट, मैं आगे बढ़ता हूं। ये बताइएगा सर, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का जो केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, अब ऑब्वियसली वो दोबारा खुल जाएंगे। बंदियाल साहब ने अपने आखिरी रोज जो वर्किंग डे था उनका, उसमें उन्होंने नैब के कवानीन में जो तरमीम की गई थी उसको कलअदम करार दे दिया था। तो इनकी नवाज शरीफ साहब की वापसी पर कोई असर पड़ेगा, उनके केसेस पर कोई असर पड़ेगा इस फैसले से? मेरा नहीं ख्याल है। मुझे केसेस के बारे में बहुत ही कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मियां साहब के बुकला साहिबान केसेस को देख रहे हैं उनका ख्याल है कि ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा और एक ऐसा असर पड़ना भी नहीं चाहिए। ये तरमीम से कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है इससे उनकी
आने की आमद जो है वो रुक जाए। बहरहाल अच्छा, ठीक ये पाकिस्तान है, ये ऐसा मुल्क है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लिहाजा ये बहुत ही कब्ल वक्त होगा कि मैं इस पर कोई बात करूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस जजमेंट के बाद केसेस पर फर्क नहीं आएगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये नैब का जो कानून बनाया गया था और नैब का जो अदारा परवेज मुशर्रफ साहब ने बनाया था, उसका कतई तौर पर ये मकसद नहीं था कि वो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत जो है वो वापस करवाए या क्या मकसद था? क्रिमिनल और उन मुजरमा और उन लूटे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा उनके खिलाफ उन्हें सजा दे सके। बेशुमार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस मौजूद हैं, जजमेंट मौजूद हैं जो बार बार कहती हैं कि ये अदारा हुकूमतें तब्दील करने में, ये अदारा लोगों की लॉयल्टी चेंज करने में, ये अदारा लोगों की पगड़ियाँ उछालने में, ये अदारा लोगों के साथ ज्यादती करने में लगा रहा है। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं हो सका बदकिस्मती से। इससे पाकिस्तान का बिजनेसमैन भागा है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को साइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परवेज मुशर्रफ के बाद जो जमहूरी हुकूमतें आई थी उनको ये जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती है कि उस वक्त भी हमने नहीं जान छुड़ाई। जब पीपल्स पार्टी वाले आए तो उन्होंने कहा कि इस अदारे को मुस्लिम लीग के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कहा हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन दोनों के खिलाफ इसको इस्तेमाल करूंगा, और ये इस्तेमाल होता रहा है। अब मुझे लगता है कि ये अदारा हम तीनों के खिलाफ शायद दोबारा कहीं इस्तेमाल ना होना शुरू हो जाए। लिहाजा बेहतर होता कि इस अदारे के ऊपर बैठकर सारी जमातें एक मुदल्लल गुफ्तगू करके असम्बली के अंदर बहुत ज्यादा बहस करके इस लॉ को ठीक करती। इस लॉ की मौजूदगी में ना ही किसी क्रिमिनल को सजा दी जाएगी, ना ही किसी क्रिमिनल से पैसा वसूल किया जाएगा, ना ही किसी क्रिमिनल से इस मुल्क में सजा देने के लिए कोई रास्ता बनाया जाएगा, बल्कि ये इट्स रियली ग्रेसफुल। आपने बात को तस्लीम तो किया कि उसने एक नैब को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी ने भी इसको नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया। ग्रेसफुल है, आपने इस बात को तस्लीम तो किया। लेकिन सर, इन कानून में जब तब्दीली की गई थी तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें ऐसी थी, 50 करोड़ के अंदर जो केसेस होंगे वो नैब के जुडिस्ट्रिक्शन में नहीं आएंगे। आप 90 दिन तक तहवील में नहीं रख सकते हैं, पहले था कि 90 दिन। और आप लोग तो सबसे ज्यादा नैबज़दा हैं। शाहिद खान अब्बासी की मैं बात करूं, ख्वाजा साद रफी की बात करूं, कौन सा ऐसा रहनुमा नहीं है जो कि नैबज़दा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने तरमीम की गई और बेनिफिशरी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है सर, इन कवानीन को जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है तो ये किसके खिलाफ अब इस्तेमाल हो सकता है? इसमें किसको फायदा पहुंचाने या सहूलत पहुंचाने की कोशिश की गई है? मैंने यही कहा कि मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता दिया कि जब इमरान खान साहब आए तो फिर उन्होंने भी वही काम किया जो पहले होता था। उन्होंने फिर पूरी तरह इस अदारे के पीछे खड़े हुए और उन्होंने इस अदारे को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन क्या ये मुल्क की खिदमत हुई है? क्या इससे मुल्क की इकानमी बेहतर हो गई है? क्या इससे मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो गया? क्या इस मुल्क में माशी हालात में कोई बेहतरी आई? हम इन लड़ाइयों में एक दूसरे को नीचा दिखाने में आज माशी तौर पर तबाही के दाने पर खड़े। आज पाकिस्तान के नेशनल इशू पर भी सियासी लीडर बैठने को लिए तैयार नहीं है। आज सियासी लीडर दुश्मनी में बदल दिया है उन्होंने अपनी सियासत को। इन माहौल जब ऐसा पाकिस्तान के अंदर क्रिएट होगा, आप एक दूसरे का तो आप दुश्मनी करेंगे, एक दूसरे पर जाली केस बनाएंगे, 90 डेज लोगों को बगैर किसी कानून के आप अंदर रखेंगे, तो फिर क्या मैसेज आपने दिया? जितने केसेस आपने अभी गिनवाए बनाए गए, उन केसेस में अदालत में गया तो क्या हुआ? अदालत ने कहा ये बोगस केसेस है। अदालत ने कहा कि ये बगैर सोचे समझे बनाए गए। अदालत उन सारे केसेस को बाहर फेंका है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ना इस अदारे ने आज तक कोई अच्छा केस बनाया है, ना ये अदारा किसी केस को लॉजिकल एंड तक लेके गया है, ना ये अदारा किसी एक केस में किसी को सजा दिलवा सकता है, ना ये अदारा आज तक कोई पैसों की रिकवरी कर सका है। तो फिर फायदा किसका हुआ है? नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, नुकसान मुल्क का हुआ है। और सारी सियासी जमातें जो इसके पीछे कभी कभी खड़ी भी रही हैं, उन सब का भी नुकसान हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी हम सब ने सबक नहीं सीखा। हर एक यही समझता है कि मैं जब हुकूमत में आ जाऊंगा तो ये मेरी तरफ नहीं आएगा, लेकिन अगली दफा ये उसके ऊपर पड़ता है। लिहाजा इसको सोचने की जरूरत थी, बैठ के देखने की जरूरत है, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। सारी दुनिया में अकाउंटेबिलिटी के अदारे होते हैं, लेकिन उनका काम वो हो जो अपना काम करे। वो वाइट क्राइम जो है, व्हाइट कॉलर क्राइम, तो उसके ऊपर जाएं, पैसे रिकवरी करें, लोगों के खिलाफ केसेस जो है रजिस्टर करें, उन्हें सजा दिलवाएं। लेकिन वो सियासी लॉयल्टी चेंज करने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमतें गिराने के लिए अगर अदारा इस्तेमाल होगा तो फिर उसका असर यही होगा जो आज नैब का असर है। आपने पोलराइजेशन का जिक्र किया, सियासी पोलराइजेशन का, लेकिन अब सर आपको नहीं लगता कि हम दोबारा से 90 की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी आप लोगों का इत्तेहाद था, अभी इत्तेहाद हुकूमत खत्म होते ही इत्तेहाद जो है ना वो पारा पारा हो गया। फिर
मतलब आप नून लीग के पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी आपके खिलाफ बयान दे रही है और बड़े सख्त किस्म के बयान दे रही है। मैं अगर ये समझूं तो गलत होगा कि 90 की सियासत दोबारा आप दोनों, दो बड़ी सियासी जमातें, उनके दरमियान शुरू हो गई है। ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हम सब ने सबक नहीं सीखा। होना तो ये चाहिए कि हम सारे सच्चाई के साथ अवाम के सामने हर चीज रखें। अगर मेरा फॉल्ट है, मेरी कमजोरी है, वो भी मैं सामने रखूं। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैं पूरी नहीं कर सका, वो भी सामने रखूं। और अगर किसी वजह से मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका तो वो तरीका भी सामने होना चाहिए, ताकि अवाम इसको जज कर सके कि जो बात हम कह रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है। हमारे यहाँ ये बड़ा रिवाज आ गया है, बड़ी बदकिस्मती आ गई है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का शायद ही ऐसा मुल्क है जिसके लीडरशिप एक दूसरे को इल्जाम देते हैं हमेशा। हर बुतान एक दूसरे पर फेंकते हैं, हर इल्जाम एक दूसरे को देखते हैं, हर एक को कहते हैं कि अगर ये इसकी वजह से ये सारी तबाही हुई है। तो तब हमने कोई एक दूसरे को एक माहौल ऐसा बना लिया है कि सिर्फ इल्जाम देने में, गाली देने में, एक दूसरे को बुतान लगाने में हमने सारा वक्त ज़ाया किया है। आप अंदाजा करें कि हम और पीपल्स पार्टी तादीर हैं, हमने इकट्ठी हुकूमत की है। अगर कोई अच्छे काम हुए तो हम दोनों को साथ को क्रेडिट जाता है, और अगर कोई अच्छे काम नहीं हुए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सब पे होनी चाहिए। लेकिन अगर एक जमात कहे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, मैं उस वक्त काबीना का हिस्सा रहूंगी, मेरा वजीर खारजा तो होगा, मेरे वजीर तो होंगे, लेकिन हुकूमत जिस दिन खत्म होगी उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? ये काबीना का जो आप जिक्र करें ना, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। काबीना का जो आप यूनिट की जो आप बात करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये नाम होता है। अब आप पाकिस्तान के अंदर कुछ लेकर आए, पाकिस्तान से कुछ बाहर जाए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, कोई भी आप फैसला करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट काबीना में होती है, और उसमें तमाम सियासी जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के सबकी नुमाइंदगी उसके अंदर थी। लेकिन सर फिर क्या हुआ कि अब कोई ओन नहीं कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है फैसल करीम कुंडी की जानिब से कि अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होते, अगर बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम होते, तो फिर इतनी महंगाई नहीं होती, अवाम पर इतना बोझ नहीं होता। उसकी वजह है मैं बड़ा पहले से कहता था, और मुझे बड़ी क्लैरिटी थी इस बात पर कि मैंने कहा कि जो ही इलेक्शन शुरू होगा, हमने और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे का मुकाबला करना है। सही है। जब जमातें एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन के लिए उतरती हैं तो वो अपना एक बयानिया बनाती हैं, वो चीज़ सेल करती हैं जो आवाम खरीदना चाहती है। तो जरूर हमें पता था कि हम एक दूसरे के खिलाफ बात होगी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अर्सा पहले जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तशरीफ ले गए थे, वो इलेक्शन की वीडियोस आप निकाल के देखें। बाकी 22 इलेक्शन में ये तो सियासी जमातें जब इलेक्शन में उतरती हैं, लीडर उतरते हैं, जाहिर है उन्होंने हर पार्टी को उस वक्त टारगेट करना होता है। ये कोई ऐसा रूटीन मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें बहरहाल सियासी हम एक दूसरे की पॉलिसीज पे बात करना चाहिए। अगर मैंने वो गलत काम किया तो दूसरे को हक है कि वो मेरे खिलाफ बात करे, लेकिन सियासत को दुश्मनी में बदलेंगे अगर ऐसी मामला खराब मैं आपको बताऊं, देखिए सियासत इसी तरह की होती है कि आप दूसरी सियासी जमात की खामियां गिनवाते हैं, अपने कारनामे नहीं गिनवाते, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब पूरी दुनिया में पेश आना शुरू हो रहे हैं। मतलब मैं इस चीज की सबसे ज्यादा मुजम्मत करता हूं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और आपकी मुखालिफ सियासी जमात का कोई वोटर वहां पर मौजूद है, तो आपके साथ बदतमीजी करे, बदतहजीबी करे, फैमिली को हैरेस करने की कोशिश करे, और लंदन में हो या सऊदी अरब में हो, आप लोगों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए। इतनी पोलराइजेशन कर दी गई है दूसरों की खामियां गिनवाने के चक्कर में कि अब वो वोटर ये करता है कि अगर उसके मुखालिफ उम्मीदवार यहां पर मौजूद है तो वो फिर उसकी तजलील करना शुरू कर देता है। सर ये क्यों हो रहा है? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती हो गई है पाकिस्तान की सियासत में। पहले भी हमारा और पीपल्स पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छा नहीं रहा था, उस वक्त भी बहुत तलखी रही है। लेकिन फिर COD साइन करने के बाद हमारा ये ख्याल आ गया था, और हमें ये बहुत सारे मामले में बड़ी शर्मिंदगी भी थी, और कौन सी माफ़ी भी मांगी गई कि हम आगे चलकर से सियासी मामलात को आगे बढ़ाएंगे और जाती दुश्मनी में नहीं होते। जब PTI की हुकूमत आ गई, नई जमात आई थी, नई लीडरशिप आई थी, हमारा ख्याल था कि वो शायद वो काम नहीं करेंगे जो हम दोनों जमातें करती थी, वो शायद इल्जाम की सियासत नहीं करेंगे, वो शायद गाली नहीं देंगे, वो शायद बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो भी एक ऐसी चीज है जो शुरू रही है। अब हो सकता है कि कोई जमात हमें पसंद ना करती, हो सकता है कि किसी जमात के वर्कर हमें पसंद ना करते, हो सकता है कि किसी जमात के वर्कर से हमें बड़ा गिला हो, लेकिन ये तरीकाकार अगर अपना ले कि हर आदमी सड़क पर जो भी जाने वाला हो उसको रोक कर उसको गाली दी जाए, उसे बेइज्जत किया जाए, उसके खिलाफ नारे मारे जाएं, ये दुनिया की सियासत में कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। इसलिए ये जातियात पे हम सारे
शायद उतर जाएंगे। इस तरह तो हम आपस में बात ही नहीं कर सकेंगे, इस मुल्क में माहौल ही कैसा क्रिएट होगा, किस तरह इलेक्शन कैंपेन लोग एक दूसरे के लिए करेंगे। हमारे यहाँ तो इलेक्शन कैंपेन में जब एक जलसा किसी मुखालिफ का हो रहा था, हम अपना जलसा नहीं रखते थे, हम कहते थे नहीं आज दूसरे कैंडिडेट का जलसा है, उस गांव में हम नहीं जाएंगे, ताकि वो अपनी पैगाम जो है वो दे सके। आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ना, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त करें, आप सियासतदान हैं, लेकिन आप 24 घंटे तो सियासतदान ही ना, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलेंगे, डिनर पर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, और फिर वही बात कि आपको आके कोई भी आपके मुखालिफ जमात का एक वोटर तस्लील करे। मैं कैंकर हूं, अगर ऑब्वियसली मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लग रही, मैं अपनी फैमिली के साथ निकला हूं, वो मेरी फैमिली को आके हैरेस करने की कोशिश करे, तो सर ये तो मुहज़्ज़ब माशरा नहीं कहलाएगा ना। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद ये अब कॉमन होना शुरू हो गया पाकिस्तानी सियासत के अंदर। लंदन में हमने देखा, सऊदी अरब में हमने देखा, इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या अवामिल हो सकते हैं, और इसकी बुनियाद किसने रखी होगी? नहीं, मैं तो इत्तेफाक करता हूं आपसे, ये मैंने अपनी बात पहले कही है कि ये नहीं था, ये बदकिस्मती हुई है कि ये एक नई चीज पीटीआई के आने के बाद उन्होंने, उनके वर्कर्स ने ये एक माहौल जरूर शुरू किया है, जो बदकिस्मती से ना करते तो बड़ा बेहतर होता, लेकिन इसका उनका भी फायदा नहीं होगा। कल उनकी लीडरशिप जब जाएगी, कोई दूसरी जमात के लोग अगर उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो क्या वो समझेंगे कि ये जायज है? हम वोट के जरिए अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, हम अपनी सपोर्ट के जरिए हम गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी की फैमिली के साथ कोई आदमी जा रहा है, कोई फैमिली के साथ विजिट कर रहा है, कोई फैमिली के साथ किसी के घर गया हुआ है, और अगर लोग उसके घर के बाहर जमा होकर उसके खिलाफ नारे मारें या उसे विजिट करने की कोशिश करें, ये जमहूरी रवैया ही नहीं है, ये जमहूरी तरीका ही नहीं है, ये तो जाती दुश्मनी है। इससे तो मुल्क का, कौम का कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये सारी लीडरशिप को, ये सारी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो सख्ती से तमाम अपने वर्करों को कहें, सारी जमातों की लीडरशिप कि मेहरबानी करके ये रेड लाइन है, इसको मत क्रॉस नहीं करें, ये रूल्स ऑफ गेम्स हमने ये सेट किए, इनको मत क्रॉस करें, अपनी अपनी जमात के अंदर रहकर एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे की मुखालफत करें, इलेक्शन में अपना जोर लगाएं। बिल्कुल सर, ये तहजीब का दामन है, इखलाक की तहजीब, ये आपसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सर आगे बढ़ते हैं। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी का दिन अभी तक डिसाइड हुआ है, अब ये इसमें कुछ तरमीम है या फाइनलाइजेशन है, ये 21 को तारीख को ही आएंगे? आज तक तो ये फाइनल है जी, मेरा ख्याल है कि चूंकि मीटिंग करके ये मामला फाइनल हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई तरमीम। तो सर कानूनी मामला बहुत सारे हैं ना, कहीं आपको ये खदशा तो नहीं है कि आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा? अगर वो कानून का जो भी तरीकाकार है, वो जब वक्त करीब आएगा, हमारी अपनी भी स्ट्रेटेजी होगी, पार्टी भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, तो जाहिर है वो उस वक्त की चीजें अनफोल्ड होंगी, उसी वक्त पता चलेगा कि हमारी क्या पार्टी क्या प्ले ले रही है, पार्टी क्या पोजीशन ले रही है। करेंगे मतलब इस्लामाबाद में करेंगे, में उनकी लैंडिंग होगी? ये फैसला भी पार्टी ने अभी नहीं किया, उन्होंने करना है। मोस्ट लाइकली तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि लाहौर में ही शायद उनकी लैंडिंग हो। शायद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपसे डिसएग्री किस तरह कर सकता हूँ? नहीं सर, ये बात मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये भी बताइए, नून लीग क्या समझती है, मतलब इलेक्शंस कब होने चाहिए? पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम्फेसाइज कर रही, जोर दे रही है कि जनाब 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शंस करा। मुस्लिम लीग नून का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या सोच है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब फरवरी के कहीं जाब में होंगे, इलेक्शंस होंगे, तो ये क्या है? मतलब आप लोग 90 रोज के अंदर, 90 रोज के अंदर नहीं कराना चाहते इलेक्शंस? देखिए यार, मेरा जाती राय हमेशा से रही है कि आईने पाकिस्तान की हर प्रोविजन के ऊपर पूरे स्पिरिट के साथ अमल दरामद होना चाहिए। डेफिनेटली। पर अगर एक दफा आईने पाकिस्तान के ऊपर आपने अमल दरामद न किया और आपने कोई जवाब पेश किया, तो फिर आप इसके सारे विक्टिम बनेंगे। लिहाजा आईने पाकिस्तान के जब फ्रेमर थे, जिन्होंने आइन लिखा था और बनाया था, उन्होंने इसमें 2 प्रोविजन रखी थी कि अगर असेंबली अपनी मदद पूरी करेगी तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 डेज के अंदर। अब ये बड़ी बदकिस्मती हुई है कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं। उसमें मैं इलेक्शन कमीशन के पास आता, अपने आप को भी जिम्मेदार समझता हूँ कि सारी जो उस वक्त की हुकूमत की जमातें थी, उन्हें ये नोटिफाई ना करते सेंसस की रिपोर्ट, तो शायद इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब ना होता और ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस ना शुरू होता। इलेक्शन 12-90 डेज में हो जाते थे, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत भी एक खास वक्त के लिए बनाई जाती है, इसके लिए भी कोई बड़ा मैंडेट नहीं है कि वो जितनी मर्जी अरसा ठहरे। सही है। लेकिन अब बदकिस्मती हो गई है कि एक ऐसा प्रोविजन, मुझे नहीं लगता कि 90 डेज के अंदर ये इलेक्शन होंगे। अब अगर एक दफा इलेक्शन नहीं होंगे
फिर कौन जानता है कि ये कहां जाकर मामला रुकेगा। अभी मेरी ख्वाहिश तो यही है, ये बात तो डिसाइड होती है ना, इसकी बुनियाद पर होंगे। लेकिन डिलिमिटेशंस का क्या कहा गया था? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है डिलिमिटेशंस की तो बात ही नहीं हुई थी, ये तो बाहर आए तो पता चला है डिलिमिटेशंस भी होंगी। तो क्या वो गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त शामिल थी। पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर आए थे, जो सीसीआई की आखिरी मीटिंग थी, उन्हें उस वक्त हम बच्चे को पता था, हम सबको पता था कि अगर ये रिपोर्ट आई नोटिफाई होगी तो इलेक्शन डिले हो जाएगा। ये तो किसी को शक इसमें नहीं था। काश वो उस वक्त बात करते। उस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिन्होंने कहा था कि हम नोटिफाई करेंगे, ये वहां बात करते, तो कोई बात ही बिल्कुल नहीं की है। अब एक सियासी बयानियां बनाने के लिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात में कोई वजन है। सब जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने ये रिपोर्ट नोटिफाई की थी, सबको पता था कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस अब शुरू होगा, इलेक्शन डिले होंगे। ये नहीं होने चाहिए थे, इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए थे, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में जो भी हुकूमत है जिसको लोग मैंडेट दें, वो पाकिस्तान के आकर ये जो बड़े मसाइल है, महंगाई का, ये जो तूफान गिर रहा है रोज, बिजली का और गैस का और पेट्रोल के बम गिर रहे हैं लोगों के ऊपर, इससे छुटकारा कोई हासिल करवा सके। लेकिन मुझे कोई बहुत खौफ नहीं नजर आ रही। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, 21 तारीख को अगर नवाज आ जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक अगले इंतखाबात में वजीर आजम के हवाले से कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का कौन होगा? ये पार्टी का फैसला होता है जी। जब पार्टी जीत जाती है उसकी पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, पार्लिमानी जो लोग मीटिंग्स होती है पार्लियामान में आए हुए मेंबर साहिबान की, उसमें अपना फैसला करती है पार्टी लीडरशिप कि किसको वज़ीर आज़म होना है। तो ये बड़े बात की वक्त है। चलें, थैंक यू सो मच जनाब। जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे आपका। लेकिन बात वही भी है कि नवाज शरीफ साहब का फैसला गालिबन मुस्लिम लीग नून में आखिरी होता है और पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी का फैसला आखिर होता है। पार्टी डिसाइड तो करती है, लेकिन ऑब्वियसली असल हुक्म जो पार्टी के सरबरा होते हैं उन्हीं का चलता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।